कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा, याद है किसी को? कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इनका प्रेजेंटेशन जेड एक्स ए लिखते हैं। यहाँ पर एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है और ए क्या है, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं या मास नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तव में दोनों होते तो नंबर ही है। नोट कर लीजिए, मैं फिर से पढ़ के बताता हूं, समझ नहीं आ रहा हो तो। सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। इट कंसिस्ट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दे आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इसका प्रेजेंटेशन जेड एक्स ऐसे करेंगे। जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, ए मास नंबर है, इसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, इसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ठीक है। और जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और ए क्या होता है, जेड प्लस एन। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में मैंने आपको रेडियस की बात की थी, याद करो। रेडियस ऑफ एटम, और रेडियस ऑफ एटम जो मैंने बताया था उसकी रेंज जो बताई थी 10⁻10 मीटर। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है लगभग 10⁻15 मीटर, 1 फेमटो, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है। और वहां पर मैंने बोला था कि यहाँ पर इनका जो कंपैरिजन अपन देखें तो रेडियस ऑफ एटम इज 1 लाख टाइम रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। मैंने कैलकुलेशन भी करके बताई थी आपको। तो अब जो लिख रहे हैं अपन की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो कौन से फॉर्मूले से दी जाती है बेटा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस r इज इक्वल टू r नॉट a रेज टू दी पावर 1/3। ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी नीट में पूछा जाता है, इसलिए फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। r इक्वल टू r नॉट a रेज टू दी पावर 1/3, जहां पर r नॉट एक कांस्टेंट है 1.01 इंटू 10 रेज टू दी पावर -15, ये r नॉट की वैल्यू होती है। और जिस भी एटम की हमें रेडियस निकालनी है, वो न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है किसी भी एलिमेंट के लिए, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो हमें चाहिए कि भाई हीलियम न्यूक्लियस की बताओ, हीलियम न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि r इक्वल टू r नॉट a रेज टू दी पावर 1/3। r नॉट क्या हो गया 1.01 इंटू 10⁻15 इंटू a। ए क्या है यहाँ पर, एटॉमिक मास। हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है 4, तो 4 की पावर 1/3। इसका क्यूब रूट निकाल देंगे अपन और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर में हीलियम की न्यूक्लियस की आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से लिथियम, बेरिलियम, किसी भी एटम की अगर हमें रेडियस चाहिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला आपको लर्न भी करना है, और एक ए अगर आपको याद है तो उसकी आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है। ये ऐसे याद नहीं रहे तो इसको ऐसे याद रखना, 1 फर्मी या 1 फेमटो। फर्मी भी बोलते हैं इसको, फेमटो भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -15। याद रखिएगा, नोट करो फटाफट।
लिख लिया बेटा? ठीक है, उसके बाद में लिखो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा अपन जानते हैं। देखो न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फीयर होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। स्मॉल आर की जगह यहाँ पर अपने क्योंकि कैपिटल आर ले रखा है तो कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। लेकिन आर इक्वल टू क्या पढ़ा अभी अपने? आर नॉट ए रेज टू दी पावर 1/3। तो वॉल्यूम क्या हो गया देखो? 4/3 पाई आर नॉट ए रेज टू दी पावर 1/3 का क्यूब। इसका मतलब 4/3 पाई, देखो बेटा आर नॉट क्यूब, और एक की पावर कितना हो गया? 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक की पावर 1। तो यहां से अपन इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब नॉट ए। अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें, 4/3 पाई को भी इसकी वैल्यू जो थी उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? सिर्फ एक ही वैल्यू रखते हैं हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि ये तो सब कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा यू भी पूछ सकते हैं देखो कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, तो आप बोलोगे भाई रेडियस जो प्रोपोर्शनल है वो a की पावर 1/3 के है, डायरेक्ट आ जाता है। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू भाई वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास है, ठीक है ना? ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखना। वॉल्यूम हो गया, उसके बाद में चलो आप, उसके बाद में डेंसिटी नोट कर लो पहले। वॉल्यूम, वॉल्यूम नोट कर लो क्या हुआ। और ये भी याद रखो कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to the power 1/3, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। और a क्या है यहाँ पर? एटॉमिक मास या मास नंबर। नोटेड? चलो अब लिखो डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, और डेंसिटी क्या पढ़ते हैं अपन? डेंसिटी इज, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी आ जाएगी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है भाई? मास क्या है? एम लिख दो। वॉल्यूम क्या लिख रहा है? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। ये इसकी डेंसिटी हो गई भाई। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियस का मास है तो क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए, ये हो जाएगी इसकी डेंसिटी। रो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला नोट कीजिए। और एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ न्यूक्लियस। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। हो गया? चलो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ सकता है और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। और मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये बात याद रखना। देखो
ठीक है भाई। इसके बाद कुछ वर्ड्स आते हैं, आप लोगों ने लेकिन वो पढ़ रखे हैं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा होगा, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है, पढ़ा नहीं है सब? उसके एग्जाम्पल आप कॉपी में नोट कर लो, इनकी डेफिनेशन और कौन कौन सा, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, सबको याद है ये? ठीक है, जैसे आइसोटोप्स होते हैं, याद है? क्लोरीन का आइसोटोप किस किस को याद है? 17Cl35, 17Cl37, ऐसे। तो एग्जाम्पल आपको याद होंगे इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद में आता है मास डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में से केवल 2 जगह से न्यूमेरिकल आता है, एक तो मास डिफेक्ट से आता है, यानी कि यहां तक का जो मैंने बताया इसके ऊपर, और एक आता है रेडियो एक्टिविटी में से। मास डिफेक्ट का मतलब समझो, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट का मतलब होता है मास ऑफ न्यूक्लियंस, मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियंस का जो मास है, टोटल मास, वो न्यूक्लियस के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, और ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप एक लाइन में कोई पूछे कि व्हाट इज मास डिफेक्ट, तो आप कहोगे इट इज द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियंस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि न्यूक्लियंस का टोटल मास में से अगर अपन मास ऑफ न्यूक्लियस को हटा दें तो मास डिफेक्ट आता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ये जब बनते बिगड़ते हैं न्यूक्लियस, उस समय इनमें एनर्जी, मतलब किसी एटम को, इसी न्यूक्लियस को बनाने के लिए भी एनर्जी लगती है, किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगती है। अभी आगे अपन एनर्जी की काउंटिंग करेंगे, तो पहले लिख लो, मास डिफेक्ट का मतलब हो गया मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब मैं इसको लिखता हूं सिंबॉलिक, ध्यान से देखना, डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब हो गया मास डिफेक्ट, और मास ऑफ न्यूक्लियस, देखो एक इक्वेशन लिखूंगा, आपको समझ आते कि नहीं आते मुझे बताओ, कि जेड एमपी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। इसका मतलब एम तो क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस है। जेड क्या है यहां पर? एटॉमिक नंबर। देखो मैं लिख देता हूं, जेड एटॉमिक नंबर, एमपी मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है भाई, और ए क्या है यहां पर? मास नंबर। ठीक है, अब देखो, तो ए माइनस जेड क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि टोटल पी और एन मिलाकर के ए होता है, पी और एन मिलाकर के ए होता है, और पी किसके बराबर होता है? जेड के बराबर होता है। इसका मतलब ए में से अगर मैं जेड हटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ए में से प्रोटॉन अगर माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? फिर न्यूट्रॉन। ठीक है ना बेटा? ठीक है भाई। दूसरा एम एन, एम एन क्या है? मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। दोबारा समझो, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू, एक प्रोटॉन के मास को जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे प्रोटॉन्स का मास आ गया, प्लस अब ए में से जेड माइनस कर दें, इसका मतलब ये किसका नंबर आ गया? कितने न्यूट्रॉन हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, माइनस एम, एम का मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, तो जेड एटॉमिक नंबर, एमपी मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ए मास नंबर, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एम एन मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, और एम क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब अगर सारे न्यूक्लियंस के मास में से, इसको एक लाइन और तरीके से लिख सकते हैं अपन, देखो,
न्यूक्लियंस का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर के जो मास होता है उसको बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियंस। तो मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, याद रखना, ठीक है। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। नोट करो इसको फटाफट। ठीक है, चले आगे भाई। अभी कई दिन से क्या है, मेरी तबीयत खराब चल रही थी, मैं आज से थोड़ा ठीक हो गया हूं। अब हमारी रेगुलर क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। और जिन बच्चों को ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, अब इसी क्लास के टाइम पर आप ऑफिस में भी आकर के क्लास ले सकते हैं, ऑफलाइन भी आकर के आप बैठ सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे 5-7 बच्चे आ जाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। जिन बच्चों को डायरेक्ट ऑनलाइन समझ आ रहा है वो ऑनलाइन समझते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, ध्यान से देखो। ये था हमारा मास डिफेक्ट, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, अक्सर इसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, मैं प्रॉब्लम कराऊंगा बाद में। तो मास डिफेक्ट का मतलब क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। और मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब हो गया उस एटम के, उस न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन्स का मास प्लस उसके सारे न्यूट्रॉन्स का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट। तो Z is what, atomic number, MP is what, mass of one proton, A is what, mass number, A minus Z, number of neutrons, Mn mass of one neutron, M mass of nucleus। इस तरह से अपन इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने केमिस्ट्री भी पढ़ रखा होगा, वैसा ही है, लेकिन इसमें फिजिक्स में थोड़े से कैलकुलेशंस, फॉर्मूले ज्यादा होते हैं। देखो, उसके बाद आता है आपका 1 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। और इसको अपन डिफाइन करते हैं 1/12 C12। कार्बन 12 के मास को अगर अपन 1/12 से डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाती है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एनर्जी इक्विवेलेंट टू एम, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना कि भाई एनर्जी कितनी होगी। अपन जानते हैं mc², ठीक है। अगर अपन एक प्रोटॉन का मास लें तो एक प्रोटॉन का मास, एक न्यूक्लियन का मास लगभग कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू, देखो C² का मतलब क्या हो गया भाई, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखो तो अब ये क्या बन गया, 1.67 इंटू, ये 3 3 9 ले रहा हूं यहां पर, इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻16, और यहां बचा केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। करो इस ध्यान से, देखो जरा इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, 9 7 जा 63, 6 9 6 जा 54 एंड 6 0 6 9 एंड 6 15, तो यह है 15.03, ठीक है, इंटू 10⁻27 में से 16 को माइनस कर दो, कितना आ गया भाई, 11 आ गया, -11। अब यहां देखो गौर से, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU, mc², ध्यान से देखो, केजी, इधर देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू
मीटर। इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो। अब केजी क्या है बेटा? मास। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ? फोर्स। फोर्स का मतलब न्यूटन, और ये क्या हो गया? मीटर। न्यूटन क्या है? फोर्स। डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क। वर्क किस में होता है? जूल में। वर्क किस में होता है? जूल में। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा वो किस में आया? जूल में। अभी एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU ये किस में निकाली? अपन ने जूल में निकाली, ध्यान रखिएगा। चलो भाई, सर जूल में तो आ गई। अब क्या ये आ गया समझ में सबको? ये मैंने बताया जो mc स्क्वायर को अपन ने कैलकुलेट किया तो क्या आ गया? वर्क। वर्क का मतलब एनर्जी, और किसमें रिप्रेजेंट किया इसको अपन ने? जूल में। भाई चलो ठीक है सर, भाई मान ली बात, आगे चलते हैं। अब मैंने आपको सिखाया था एक पिछले चैप्टर में, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में, कि अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब्दील करना है तो 15.03 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है भाई? अब सुनना ध्यान से, देखो। अब ये हो गया हमारा जूल पर कूलम। ये किसमें? कूलम में। जूल पर कूलम। और जूल का कूलम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ना? तो ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो मैं जूल पर कूलम को क्या लिखूंगा यहां पर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आगे भी कुछ चाहिए। तो अब ये जो एनर्जी आई हमारे, एनर्जी इक्वलेंट टू 1 AMU इज इक्वल टू, अब इसको 10⁻, इसको पहले सोल्व कर लो थोड़ा सा, तो क्या आएगा देखो। ये हो गया 10⁻, माइनस में प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 8 + 8 हो गया। ठीक है, +8 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -11 है, -19 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 8 हो गया। और 15.03 डिवाइडेड बाय 1.6, 15.03 डिवाइडेड बाय 1.6, ये निकाल करके देखो जरा क्या आता है। 15.03 डिवाइडेड बाय 15.03 बताइए कितना आया? कैलकुलेटर से डिवाइड करो, मेरे ख्याल से 931 के आसपास, 9.31 के आसपास आएगा। 9.31। ठीक है, ये अभी भी किसमें है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको 9.31 इंटू 10⁸, इसको 10⁻6 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। तो इसका मतलब 9.31 इंटू 10⁻² बच गया बेटा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो गया? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU होती है। तो कभी भी 1 AMU आए कि 1 AMU किसके बराबर होता है, तो हम क्या बोलेंगे? एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU इज 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.15 होता है, लेकिन थोड़ी बहुत तो अपन इग्नोर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जब अपन मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करेंगे और मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जब एनर्जी निकालेंगे तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो मास डिफेक्ट हमारे पास 100 एंड 100 कुछ भी आ गया तो सीधा अपन इससे 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। वहां पर आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये आपको इसका ये भी याद होना चाहिए और डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। हो गया? फिर आता है आपका बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है या न्यूक्लियंस को बांधने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस, या उनको बांधे रखने के लिए भी बोल सकते हो कि उनको कलेक्टिव रखने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे अपन बाइंडिंग एनर्जी। और ये होता है EB इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहां पर डेल्टा M क्या है भाई, बताया था मैंने आपको, मास डिफेक्ट, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो आप जानते हो पहले से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इस सीरीज में एक लास्ट नाम है, उसको बोलते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसको अपन कैसे लिखेंगे, बड़ी सीधी बात है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यानी कि EB बाय पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, डेल्टा MC स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दिख रहा है नहीं यहां तक, डेल्टा MC स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। और बाइंडिंग एनर्जी काम क्या आती है, बाइंडिंग एनर्जी किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को बताती है। बाइंडिंग एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम और न्यूक्लियस। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे हाइड्रोजन की बहुत कम, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ठीक है। H के बाद में क्या आता है आपका, लिथियम आता है ना, नहीं, H हीलियम, हीलियम की कम होती है, ठीक है। बेरिलियम की भी कम होती है, ठीक है। फिर नहीं, हीलियम की ज्यादा होती है, सॉरी, लिथियम की कम होती है। और उसके बाद में हीलियम की ज्यादा, लिथियम की फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, और सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जो होती है Fe56 आयरन की। बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, आयरन की, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 56। सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई एटम है तो वो किसका है, आयरन का है। फिर आयरन के बाद में आता है प्लम्बम, Pb,
पीबी का है, और पीबी के बाद के जो सारे जो एलिमेंट आते हैं पता है वो कौन है, उनको क्या बोलते हैं अपन, कोई बता सकता है? उनको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। फिर वो टूटते जाते हैं और कहां करके रुक जाते हैं? प्लम्बम तक रुक जाते हैं, पीबी तक रुक जाते हैं। सो दिस इज द आइडिया, नोट इट नाउ। कल इसके ऊपर अपन प्रॉब्लम्स करेंगे बहुत सारे। किसी को कोई बात करनी है, कुछ पूछना है? ठीक है बच्चों।